चैनल मैं हूँ रीति घटाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सेकंड पार्ट के बारे में। और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम कार्तिकेयपुर कत्यूरी राजवंश के बारे में MCQ तो लगाएंगे ही, साथ ही साथ हम इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कितने अभिलेख मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अभिलेख मिले हैं। और फ्रेंड्स, जो कार्तिकेयपुर राजवंश थी इसकी स्थापना 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक मानी जाती है। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश था यह उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश को ही जाना जाता है। और कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक 9 अभिलेख मिले हैं, जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें पहला है त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर शिलालेख। त्रिभुवन राज का बागेश्वर मंदिर शिलालेख। दूसरा है हमारा ललितसुर देव का पांडुकेश्वर शिलालेख, और यहाँ से 2 मिले हैं। तीसरा है हमारा ललितसुर का कंडारा ताम्रपत्र। चौथा है भूदेव का बागेश्वर शिलालेख। पांचवा है देसर देव का बालेश्वर मंदिर, और जो बालेश्वर मंदिर है यह चंपावत में स्थित है। और छठा है हमारा पद्मठ देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। सातवां है बैजनाथ से प्राप्त हुए हैं। आठवां है सुभिक्ष राज का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। नौवां है बागेश्वर का पांडुकेश्वर बालेश्वर मंदिर का। तो ये थे हमारे 9 अभिलेख जो कि हमें कत्यूरी राजवंश के मिले हैं। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। त्रिभुवन राज का बागेश्वर शिलालेख, ललितसुर देव का पांडुकेश्वर, ललितसुर का कंडारा ताम्रपत्र, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, देसर देव का बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत से मिला है, पद्मठ देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और बैजनाथ से भी मिले हैं। दूसरा है हमारा सुभिक्ष राज का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, और लास्ट है बागेश्वर पांडुकेश्वर बालेश्वर मंदिर से मिले हैं। तो ये थे हमारे 9 कत्यूरी राजवंश के अभिलेख। और जो ये शिलालेख मिले हैं इनकी भाषा संस्कृत थी, और इनकी लिपि की बात की जाए तो वह कुटिला थी। लिपि थी इनकी कुटिला और भाषा थी इनकी संस्कृत। और जो ये अभिलेख है ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्बर किस मत का अनुयायी था? तो जो निम्बर था वह शैव मत का अनुयायी था। अब जानते हैं कि निम्बर कौन था, लेकिन उससे पहले जो हमें बात ध्यान में रखनी है वह यह है कि जो कत्यूरी राजवंश थे वहाँ 3 परिवार के 14 लोगों ने शासक किया था। 3 परिवार के 14 लोगों ने शासक किया था। और अगर कत्यूरी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कत्यूरी वंश के जो संस्थापक है वह बसंत देव को माना जाता है। बसंत देव को माना जाता है। और यह क्वेश्चन 2011 के ARO के पेपर में पूछा गया है, और आयोग ने जो आंसर इसका बसंत देव ही माना है। तो इसीलिए जो कत्यूरी वंश के संस्थापक है वह बसंत देव को माना जाता है। और इसमें 3 परिवार के 14 लोगों ने शासक किया था। इसमें 3 परिवार थे, परिवार फर्स्ट, परिवार सेकंड और परिवार थर्ड। तो इसमें 3 परिवार के 14 शासक थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। परिवार फर्स्ट में सर्वप्रथम थे बसंत देव। बसंत देव दूसरे का नाम हमें ज्ञात नहीं है। तीसरे थे खरपर देव, और यह आप नोट करते रहिएगा। चौथे थे कल्याण राजदेव, कल्याण राजदेव, और इसमें थे लास्ट त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव। तो ये हमारे पहले परिवार के बारे में थी। अब सेकंड परिवार की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन थे। सेकंड परिवार में जो निर्माता थे वह थे श्री निम्बर देव, श्री निम्बर, जिनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरे थे इसमें इष्टगण, इष्टगण देव। तीसरे थे ललितसुर देव, ललितसुर देव, और लास्ट जो थे वह थे भूदेव, भूदेव। ये थे सेकंड परिवार के बारे में। अब थर्ड परिवार के बारे में जानते हैं। जो थर्ड परिवार की संस्थापक थे वह थे सलोड़ादित्य, सलोड़ादित्य। दूसरी थी इसमें इच्छरदेव, तीसरी थी देसर देव, चौथी थी
पद्मदेव, पांचवी थी इसमें सुभिक्ष राजदेव, और फ्रेंड्स जो सुभिक्ष राजदेव है इनको ही अंतिम कत्यूरी राजा कहा जाता है। सुभिक्ष राजदेव को अंतिम कत्यूरी राजा कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो जो निम्बर देव थे यह सेकंड परिवार के संस्थापक थे। परिवार फर्स्ट, परिवार सेकंड और परिवार थर्ड थे। इसमें जो सेकंड नंबर के संस्थापक थे वह थे श्री निम्बर देव। अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। जो निम्बर देव थे इनको बागेश्वर अभिलेख में निर्वर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्वर्त। तो इन्हें बागेश्वर शिलालेख में निर्वर्त और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में श्री निम्बवरम कहा गया है। श्री निम्बवरम इन्हें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कहा गया है, याद रखना। और यह शैव मत के अनुयायी थे। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में याद रखना आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो इनकी जो अभिलेखों की भाषा थी वह थी कुटिला। इनकी भाषा थी जो वह थी संस्कृत और लिपि थी कुटिला। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में भाषा पूछा है तो और संस्कृत दी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इनकी लिपि पूछी होगी। तो लिपि इनकी कुटिला थी और भाषा की बात की जाए तो वह संस्कृत थी, वह ऊपर मैं बता चुकी हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण भूदेव ने कराया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भूदेव को शिलालेखों में राजाओं का राजा कहा गया है, याद रखना, इनको राजाओं का राजा कहा गया है। जो भूदेव थे वह एक कट्टर ब्राह्मण थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा कत्यूरी शासक था जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए भूदेव। और इसी कारण इन्हें बौद्ध श्रमण शत्रु की उपाधि भी धारण की थी, बौद्ध श्रमण शत्रु। और जो भूदेव थे यह सेकंड परिवार के आखिरी शासक थे। सेकंड नंबर का जो द्वितीय परिवार था कत्यूरी का, उनके आखिरी राजा भूदेव ही थे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किसका पदार्पण हुआ था? तो कार्तिकेयपुर शासक के टाइम पे शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, पदार्पण हुआ था। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो जागेश्वर में जो विमानों का निर्माण है यह निम्बर देव की से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्बर देव। अब निम्बर देव के बारे में कुछ जान लेते हैं। और जो निम्बर देव थे शायद उनके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, निम्बर देव के बारे में हम ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां, कार्तिकेयपुर राजाओं द्वारा जोशीमठ कार्तिकेयपुर के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया था? कार्तिकेयपुर राजाओं द्वारा जोशीमठ कार्तिकेयपुर के बाद किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके बाद इन्हें बैजनाथ को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बैजनाथ में अपनी राजधानी नरसिंह देव द्वारा स्थानांतरित की गई थी, नरसिंह देव द्वारा। और जोशीमठ कार्तिकेयपुर राजधानी है जो वह बसंत देव द्वारा बनाई गई थी, जो कि प्रथम परिवार का संस्थापक था। अब बसंत देव के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि यह प्रथम परिवार का संस्थापक था और कत्यूरी राजवंश का भी संस्थापक था। इनकी उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज मिलती है। इन्होंने यानी बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था, नरसिंह मंदिर। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। और इनकी पत्नी का नाम राज नारायणी देवी था। ये भी ध्यान रखना कि इनकी पत्नी का नाम था राज नारायणी देवी, नारायणी देवी। फिर इनके बाद थे खरपर देव, कल्याण राजदेव, त्रिभुवन देव। और जो त्रिभुवन राजदेव थे यह बहुत दानी प्रवृत्ति के राजा थे, जो कि पहले परिवार के राजा थे। पहली परिवार के अंतिम राजा थे त्रिभुवन राजदेव, और इन्हें ही दानी प्रवृत्ति का राजा कहा जाता है। नवा क्वेश्चन है हमारा, किसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था?
दान में दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसंत देव। बसंत देव ने बागेश्वर के समीप एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था। इसमें हम बसंत देव और निम्बर देव की बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं ललित सूर्य देव की। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ललित सूर्य देव थे यह सेकंड परिवार से संबंधित थे। सेकंड परिवार से थे और सेकंड परिवार के पहले राजा थे श्रीनिम्बर और दूसरे थे इष्टगण, तीसरे थे ललित सूर्यदेव और लास्ट थे भूदेव। तो अभी हम ललित सूर्यदेव के बारे में जानेंगे। जो ललित सूर्यदेव है इनको पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धारक के लिए इन्हें 12 अवतार के समान बताया गया है। 12 अवतार के बारे में के समान बताया गया है। और ललित सूर्य देव के टाइम पे ही पाल शासक देवपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। पाल शासक देवपाल ने ललित सूर्य देव के टाइम पे ही उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और यह शैव धर्म को मानते थे। जो हमारे ललित सूर्य देव थे यह शैव धर्म को मानते थे, किंतु इन्होंने वैष्णवों का भी आदर किया था और वैष्णव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट है ललित सूर्य देव के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। कौन सा राजा कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खरपर देव। जो खरपर देव थे यही कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। और हमें खरपर देव के बारे में जानकारी बागेश्वर लेख से मिलती है। बागेश्वर लेख से इनकी जानकारी मिलती है और यह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा, पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी? तो पालों के साथ संधि किसके द्वारा की गई थी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्बर। 12वां क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा शासक था जिसने पहली बार समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इष्टगण। अब इष्टगण के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो इष्टगण थे यह शैव मत को मानते थे और इन्होंने अपनी सीमाओं को वर्तमान गढ़वाल कुमाऊं तक विस्तृत करके उसका एकीकरण किया था। और इन्होंने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिस तथा नटराज मंदिरों का निर्माण भी कराया था। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इष्टगण के बारे में और ये एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट भी रह जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिस और नटराज के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इष्टगण। ये आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में किसी कली कलंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित सूर्य देव। इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो भूदेव हैं यह ललित सूर्य देव के पुत्र थे और इन्हें शिलालेखों में राजाओं का राजा भी कहा गया है। भूदेव को शिलालेखों में राजाओं का राजा भी कहा गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बौद्ध धर्म का विरोध किस शासक द्वारा किया गया था? तो बौद्ध धर्म का विरोध भूदेव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा और इन्हें बौद्ध श्रवण शत्रु भी कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में किसने सहयोग दिया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूदेव हो जाएगा। बैजनाथ मंदिरों के निर्माण में सहयोग भूदेव के द्वारा ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, किस शासक को जागरो, वीरमदेव या वीरदेव कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव को। और जो ये ब्रह्मदेव है यह लखनपुर के राजा था और इन्हें ही अशांति देव का 10वां वंशज कहा गया है। और यह बात पाली पछाव की वंशावली में कही गई है। और इनके पश्चात ही जो कत्यूरी वंश था वह बिखरकर अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया था। तो इतने फैक्ट इनके बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसके अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मीदत्त जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। और बद्रीदत्त पांडे जी ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है और राहुल सांस्कृत्यायन जी ने इन्हें शक कुषाण से संबंधित माना गया है।
बताया है, शक कुषाण से संबंधित बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष कौन माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है हमारा, किस इतिहासकार द्वारा कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीदत्त पांडे। ये बात मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा क्या थी? तो अगर इनकी लोक भाषा की बात की जाए तो वह थी पाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी लोक भाषा पाली थी, लेकिन राजभाषा संस्कृत थी। याद रखना, जो संस्कृत है इनकी राजभाषा है, लोक भाषा है पाली। 22 क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है वीर धामदेव को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वीर धामदेव है, इनको कहीं कहीं धामदेव, दुलासाई, धामदेव साई, धामसाई, इन्हें ही कहा जाता है। और जो ये वीर धामदेव थे, यह जिया रानी के पुत्र थे। जिया रानी के पुत्र वीर धामदेव ही थे, और यह रणचूरी हाट के शासक थे। और जो वीर धामदेव थे, इनके पुत्र का नाम था मालूशाही। मालूशाही जो कि फेमस है अपनी प्रेम कहानी से। राजूला मालूशाही जो प्रेम कहानी है, ये इन्हीं की है। तो इन्हीं के पुत्र थे मालूशाही, वीर धामदेव के पुत्र थे। और जो लास्ट कत्यूरी शासक थे वह थे ब्रह्मदेव या वीरदेव। 23 क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक ताम्रपत्र जो प्राप्त हुए हैं हमें ललित सुरदेव के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा जोशीमठ में बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल नरसिंह मंदिर की नींव रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव। और ये बात मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ, बसंत देव जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कार्तिकेयपुर राजवंश में गुप्तचर विभागों का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था उसको वर्मपाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर नरपति की बात की जाए, जो नरपति है वह नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा, कर की वसूली करने का काम करता था। दोबारा सुन लीजिए, नदी घाटों पर आवागमन की सुविधा और कर की वसूली करने का काम नरपति करता था। और जो घट्टपाल थे, यह गिरिद्वारों के रक्षक थे। गिरिद्वार के रक्षक, गिरिद्वारों के रक्षक घट्टपाल थे। इनके शासनकाल में एक इम्पोर्टेंट पद हुआ करता था, जो था महादंड नायक। महादंड नायक, जो महादंड नायक थे यह प्रधान न्यायाधीश होते थे। प्रधान न्यायाधीश। इनमें एक और इम्पोर्टेंट पद है, वह है सरभंग। सरभंग, ये जो सरभंग थे यह राजकीय चिकित्सक होते थे। और एटकिंसन ने बताया है कि जो ये सरभंग थे, ये धनुष बाण तैयार करने वाले शाही कारखाने के अध्यक्ष होते थे। तो कहीं इनको कह रखा है कि ये राजकीय चिकित्सक थे, लेकिन एटकिंसन जी ने कहा है कि यह धनुष बाण तैयार करने वाले शाही कारखानों के अध्यक्ष होते थे। और महादंड नायक थे जो, वह प्रधान न्यायाधीश होते थे। और अश्वपति होता था इनका एक पद, जो कि रिसाली का अधिकारी होता था। और एक होता था कोटपाल, जो कि कोट दुर्ग का रक्षक या अधिकारी होता था। और कत्यूरी की सेनाओं की बात की जाए, कत्यूरी की सेना की बात की जाए तो कत्यूरी की सेना का जो अध्यक्ष होता था उसे बलाधिकृत कहा जाता था। बलाधिकृत कहा जाता था। और इनकी सेनाओं को 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में इनकी सेना को बांटा था, जिसमें एक थी पैदल सेना, इसमें थी पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना और ऊंट सेना। और जो पैदल सेना का अध्यक्ष होता था उसे पदातिक कहा जाता था या गौतमिक कहा जाता है। पदातिक या गौतमिक। जो अश्व सेना था, इसका जो अध्यक्ष था उसे अश्व बलाक्षित कहा जाता था। अश्व बलाक्षित। जो हाथी सेना रखने वाला का अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता हस्ती बलाधिकृत। हस्ती बलाधिकृत। ऊंट सेना रखने वाले का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो था उष्ट्र बलाधिकृत। और इन चारों सेना के
अंगों का जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था महासामंत। महासामंत। तो यह था कत्यूरी कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। तो यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।